हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम आज शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया ही क्यों गया होगा? पर्पस क्या है इस एक्ट का? देखो, लैंड रेवेन्यू एक्ट बना है ताकि गवर्नमेंट हमारी लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, क्योंकि नेम ही बता रहा है। जो एक्ट है उसका नाम ही है हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो देखो, बिफोर गोइंग इनटू द एक्ट हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इस एक्ट के आने से पहले भी तो कुछ रूल्स चलते होंगे जिनसे गवर्न होता होगा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्योंकि हिमाचल जो था वो पहले एक स्टेट नहीं था, यूनियन टेरिटरी था। उससे पहले भी पार्ट सी स्टेट था और उससे पहले इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब। तो हमें पता होना चाहिए उससे पहले क्या रूल्स गवर्न कर रहे थे। तो देखो, अगर एंशियंट इंडिया की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड अगर हम देखें, तो जो हिमाचल प्रदेश था ये बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बना था। जैसे कि चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर, बुशैर, बिलासपुर। ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर राजा महाराजाओं के राज होता था। उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो कुछ पार्ट हिमाचल का हमने पंजाब के प्रोविंस में ऐड कर दिया। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिमाचल का कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मर्ज कर दिया और बना दिया पार्ट ऑफ पंजाब। तो इसीलिए जब हम हिमाचल में लैंड रेवेन्यू की बात भी करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक यूनिफॉर्म लॉ फॉलो नहीं होता है, कोई भी एक सिंगल लॉ फॉलो नहीं होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में आधा पंजाब में आता था, आधा प्रिंसली स्टेट्स के अंदर और आधा हिमाचल की जो हिमाचल की टेरिटरी थी उसमें आता था। तो हर जगह अलग अलग लॉज चलते थे, सब अपने अपने कस्टम से गवर्न होते थे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया सबसे पहले। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया गया, जिसको देखा करते थे चीफ कमिश्नर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। ठीक है, तो इस समय पर भी हर एक जगह पर अलग अलग सिस्टम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। हर एरिया में अलग अलग सिस्टम था जिससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनेक्ट हुआ तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला। और 1952 में जब पहली हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जब जीत कर हमारे डॉक्टर वाई एस परमार हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। तो पहली डिमांड थी एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन की, लैंड रिफॉर्म्स लाने की और प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की डिमांड्स रखी गई जब हमारी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि एक कॉम्प्रीहेंसिव लॉ बनाया जाए जो लॉ पूरे हिमाचल प्रदेश में लैंड से या फिर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो लॉ हो और पूरे लैंड से रिलेटेड मैटर्स को डील करे। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन टेरिटरी बनने का सफर हिमाचल प्रदेश का। तो देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1956 में। तो 1956 में जो सारी स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया और हिमाचल प्रदेश को बनाया जाता है अब यूनियन टेरिटरी। पार्ट सी स्टेट से अब हम बन जाते हैं एक यूनियन टेरिटरी। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी वाई एस परमार ने जो बनाई थी वो भी क्या हो गई, डिसॉल्व करनी पड़ी, एबॉलिश करनी पड़ी। अब यहां पर बन गई टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, लेकिन 1963 में दोबारा से रिस्टोर कर दी गई पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन देखो, तब भी क्या था, तब भी अब जो हिमाचल था तो यूनियन टेरिटरी, तो जनरली कौन देख रहा था, सेंटर देख रही थी। उसके बाद 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जिसमें सेवरल एरियाज जो थे वो मर्ज हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, शिमला, नालागढ़, उन्ना, ये वाले एरियाज मिल जाते हैं। तो यहाँ से जोग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है हिमाचल प्रदेश का। जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, पंजाब ने कुछ एरियाज छोड़े, वो हिमाचल में मर्ज हो गए और हिमाचल प्रदेश का जो लैंड मास था, जोग्राफिकल एरिया था, वो बढ़ जाता है। तो अब जब एरिया बढ़ गया तो यूनियन टेरिटरी से हिमाचल प्रदेश को स्टेट तो बनना ही था। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो हम देखते भी हैं, कैलेंडर्स में छुट्टी भी होती है हमें, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी को स्टेटहुड मिला। तो यहां से पॉलिटिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो अब हिमाचल प्रदेश अलग स्टेट बन गया, तो अब हमें लॉज भी अलग बनाने थे अपने लिए।
लेकिन उससे पहले हम गवर्न किससे होते थे? देखो, तो जब एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट हमारे पास नहीं था तो उससे पहले हम गवर्न होते थे पंजाब लैंड रेवेन्यू रेगुलेशंस। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की थी, जो कि रेगुलेशन एक्ट 1822 और 1833 से आई थी। तो वही चल रही थी पंजाब में, हिमाचल वाले भी उसको ही फॉलो करते थे। फिर 1871 में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आया। 1871 का जो पंजाब रेवेन्यू एक्ट आया उसमें स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का, सेटलमेंट का प्रोसीजर था, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर थी, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने की बातें उसमें बताई गई थी। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी जो लिमिटेड थी और जो प्रोविजंस थे वो टाइम के साथ आउटडेटेड हो गए थे, क्योंकि वो 1871 का एक्ट था। तो 1887 में एक नया एक्ट लाता है पंजाब, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। तो ये जो है पंजाब का, पंजाब रीजन का मेन एक्ट बना लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। उसमें स्पेसिफिक लैंड सेटलमेंट के बारे में बताया गया था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हमारे जमाबंदी एटसेट्रा है उनके बारे में भी बताया गया था, और रेगुलेशन और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में भी बताया गया था कि कैसे कैसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है और कैसे कैसे रेगुलेट करना है। तो हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से हिस्सों में यही वाला एक्ट चल रहा था जब तक हम अपना एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लाए थे। तो उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश अपने आप एक स्टेट बन गया तो हिमाचल प्रदेश ने एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट एक बनाया, एनेक्ट किया। ठीक है, ताकि हिमाचल प्रदेश में क्या हो, यूनिफॉर्मिटी आए, और जो आउटडेटेड लॉज थे 1887 के उनको हम हटा के मॉडर्नाइज कर सकें। तो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ने इसको पास किया, प्रेसिडेंट का एसेंट इसे मिला 1953 में, और एनफोर्समेंट इसकी हुई 1 मार्च ऑफ 1955 को। अब पर्पस क्या था इस एक्ट को लाने का? सबसे पहले जो हम पंजाब के लॉज फॉलो कर रहे थे उनको छोड़े, हिमाचल अलग स्टेट बन गया है तो अब हम अपने लॉज को फॉलो करें। उसके बाद पूरे हिमाचल में यूनिफॉर्म लॉज हों, ऐसा नहीं हो कि किसी जगह प्रिंसली वाले कस्टम्स चल रहे हैं, कहीं पर पंजाब का लॉ फॉलो कर रहे हैं और कहीं पर लोकल लॉज चल रहे हैं। तो हमने बोला कि अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जिससे लैंड रेवेन्यू गवर्न हो। सेकेंडली, रेवेन्यू असेसमेंट के हमने उसमें जो मैनर रखा वो थोड़ा साइंटिफिक रखा, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी हमने इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया इस एक्ट से, और लीगल सर्टेनिटी आई, जिन जिन लोगों के राइट्स होते थे लैंड में उनको सर्टेनली पता लग जाता था, मतलब सर्टेनिटी आ गई लोगों को उनके राइट से रिलेटेड। तो ये एक्ट बना फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो सरकार है अपने खर्चे टैक्सेस से ही चलाती है और लैंड रेवेन्यू भी एक मेजर रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के टैक्सेस को, गवर्नमेंट के खजाने को भरने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो है प्रेपरेशन एंड मेंटेनेंस है ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं? तो जब हम आगे एक्ट देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लैंड रेवेन्यू से डील करते हैं। जैसे मोस्टली लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ जमाबंदी आती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे शजरा नसब। शजरा नसब होता है आपका पेडिग्री ट्री ऑफ फैमिली, जिससे आपकी फैमिली ट्रेस हो सकती है कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बनाया जाता है, जो पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है, इसे हम कहते हैं शजरा नसब। एक और चीज़ होती है शजरा किश्तवार। शजरा किश्तवार होता है एक एस्टेट का मैप। ठीक है, एक एस्टेट, उसका एक मैप बनाया जाता है, उसे कहते हैं शजरा किश्तवार, जिसमें लोगों की होल्डिंग्स होती हैं और उन होल्डिंग्स को स्पेसिफिक खसरा नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है म्यूटेशन रजिस्टर। म्यूटेशन रजिस्टर भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक कस्टम्स को लेके एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसे कहते हैं वाजिबुल अर्ज। अगर किसी जगह पर कोई कस्टम रिलेटेड टू लैंड प्रिवेल कर रहा है वो उस रजिस्टर में लिखा होता है, और जैसे ही वो कस्टम लॉ बन जाता है उस रजिस्टर से उसको हटा दिया जाता है। तो वाजिबुल अर्ज भी एक रिकॉर्ड ऑफ राइट का पार्ट है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं। और अगर हम एक्ट हम आगे देखेंगे तो सेक्शन जब हम 32 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि अगर फाइनेंशियल कमिश्नर को कुछ लगता है तो वो और कोई डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में ऐड कर सकता है। तो पहला फीचर, हम प्रिपेयर करेंगे और मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट। सेकेंडली, सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। अब सेकंड चीज आती है कि हम लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट को सिस्टमेटिक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखेंगे जिस भी लैंड का रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें फर्टिलिटी कितनी है, उसमें इरिगेशन कितनी हो रही है, प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है,
उस हिसाब से हम उसका लैंड रेवेन्यू असेस करेंगे और उसी हिसाब से हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस एक्ट का एक और फीचर जो है वो है कि ये हायरार्की और पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हमें बता देता है। तो हम इसमें देखेंगे फ्रॉम नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर टू फाइनेंशियल कमिश्नर, ये सारी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बताई गई हैं। इनकी पावर और फंक्शंस भी बताए गए हैं कि क्या क्या इनकी पावर्स है, क्या क्या इनके फंक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेशन ऑफ लैंड राइट्स। तो म्यूटेशन मतलब अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट को तो उसे म्यूटेशन में ऐड करना पड़ता है, जैसे आप इंतकाल के नाम से भी जानते हो। तो पटवारी म्यूटेशंस करते हैं, तो वो मतलब किस लिए की जाती है? अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो अगर कोई अपडेशन है वो भी हम कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर कोई भी रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट है, पोजेशन से लेकर एंट्रीज इन रिकॉर्ड से लेकर बाउंड्रीज से लेकर, तो सिविल कोर्ट के पास जाता तो है ही इंसान, लेकिन वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भी जा सकता है और वो भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्ट में वो भी बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में हमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी का एरिया ड्यू हो जाए तो हमारे पास क्या क्या मेजर्स हैं कलेक्ट करने के। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। रिट ऑफ डिमांड इशू करेंगे, तब भी अगर कोई नहीं देता तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने से भी अगर रिकवरी ना हो पाए तो हम अटैच करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। उससे भी रिकवरी ना हो पाए तो हम उसके लैंड को ट्रांसफर कर देंगे थर्ड पर्सन को। अगर वो भी ना करना चाहे तो कलेक्टर क्या कर सकता है? मैनेजमेंट उसके लैंड की अपने पास ले सकता है। और फाइनली एक और मेजर है कि वो एनल कर सकता है असेसमेंट उसके लैंड रेवेन्यू की और लैंड को 10 साल के लिए अपने पास रख सकता है। और लास्टली अगर कोई मेजर नहीं बचता तो सीपीसी की तरह हम लास्ट में क्या कर देंगे? सेल ऑफ दैट होल्डिंग, उसकी जमीन को बेच देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस एक्ट में है जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिस्टमेटिकली शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट। आज हमने देखा कि ये एक्ट बना क्यों, हिमाचल प्रदेश ही कैसे बना, प्रिंसली स्टेट्स मिलाई हमने, पंजाब से कुछ जगह हमारे पास आई, उनको मिला के हम पहले यूनियन टेरिट पार्ट सी स्टेट बने, फिर यूनियन टेरिटरी बने। जब एरिया बढ़ा तो हमें स्टेट बना दिया गया। स्टेट बनाया तो हम क्या कर रहे थे? पंजाब के लॉज फॉलो कर रहे थे जो कि बहुत पुराने थे 1887 के। अब स्टेट बना तो हमने अपना एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट बना दिया। अब इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने क्या क्या देख लिया कि हायरार्की बनी हुई है सारे ऑफिसर्स की, असेसमेंट के तरीके बताए हैं, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के तरीके बताए हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तरीके बताए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बताया है। तो सारी चीज़ों के लिए हमने एक कंप्लीट एक्ट बना दिया जो भी लैंड के मैटर से डील करते हैं। तो बाकी के हम सेक्शन पर से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।